तो हाय एवरीवन, आप सबके बहुत सारे डिमांड हिंदुस्तान ओलंपियाड सैंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्लास 9th का वीडियो बनाई है। तो अगर आप किसी और क्लास के हो तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ तो वो आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि जिस दिन आपका हिंदुस्तान ओलंपियाड होगा ना, तो उस दिन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइव आकर बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो मिस नहीं हो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्लास 9th के लिए कर रहे हैं। अगर आप किसी और क्लास के हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं सैम्पल क्वेश्चंस को। इस वीडियो में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ आपको यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि आपको पता ही होंगे, है ना। आपका ये जो सैम्पल पेपर है यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस है। ठीक है, लेकिन आपका जो एक्चुअल पेपर होगा एग्जाम में जो आप लिखोगे, वहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, टोटल 5 सेक्शन में आपका सारा क्वेश्चन डिवाइड है। हर एक सेक्शन में आपका 10-10 क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आपका इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपका सेक्शन है साइंस है। ठीक है, लेकिन हम लोग साइंस से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, इसलिए हम लोग जीके से स्टार्ट करेंगे, जनरल नॉलेज से। ठीक है, क्योंकि मुझे साइंस और इधर कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं लगा, मुझे इम्पॉर्टेंट जीके लगा, जनरल नॉलेज यहाँ पर। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज से स्टार्ट करेंगे, सारे सेक्शन को कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले जनरल नॉलेज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जनरल नॉलेज सेक्शन ई। ठीक है, सेक्शन ई जनरल नॉलेज को हम लोग देखने वाले हैं। पहले वो सारे भी क्वेश्चंस को करेंगे, वो सबको भी देखेंगे, पर सबसे पहले जनरल नॉलेज। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है ना। किधर से भी देखो, देखना तो पूरा सैम्पल पेपर ही है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 41 नंबर में आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके पास क्या नहीं है, परमानेंट मतलब टेम्पोररी नहीं, परमानेंट है ना, परमानेंट मेंबर नहीं है। वो कौन सी कंट्री ऐसी है जो परमानेंट मेंबर नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो वो कौन सी कंट्री है, तो यह बात आपको याद रखनी है, वो है आपकी जापान। जापान एकमात्र ऐसी कंट्री है, जापान एक ऐसी कंट्री है जो जिसके पास क्या है, परमानेंट मेंबर नहीं है। वो जापान जो परमानेंट मेंबर नहीं है किसकी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, 42 नंबर देख लीजिए, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। तो देखो ये एंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। तो जो फर्स्ट बैटल हुआ था, ठीक है, पानीपत में बहुत सारे बैटल हुए हैं, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट बैटल की बात कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो बैटल हुआ, बहुत सारा बैटल हुआ था, सेकंड बैटल हुआ था, थर्ड बैटल हुआ था, बहुत सारे बैटल हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट बैटल की बात हो रही है। तो ये बाबर के द्वारा लड़ा गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ये लड़ा गया था आपका 1526 में, 1526 में आपका बाबर के द्वारा लड़ा गया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 1526। ठीक है, अब हम लोग 43 नंबर देखते हैं क्या है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड स्विफ्ट प्लैनेट। देखो पहले स्विफ्ट प्लैनेट का मतलब समझ लो, जब तक आप स्विफ्ट प्लैनेट का मतलब नहीं समझोगे तो आप नहीं समझ पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, स्विफ्ट प्लैनेट का मतलब होता है, जैसे कि मान लो ये आपका सोलर सिस्टम है। ठीक है, सोलर सिस्टम में बहुत सारे आपके प्लैनेट हैं, है ना, सोलर सिस्टम में आपके बहुत सारे प्लैनेट हैं। ठीक है, तो ऐसा प्लैनेट का नाम बता दीजिए जो सबसे जल्दी अपना राउंड कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, सबसे जल्दी अपना राउंड कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो प्लैनेट सन के पास होगा, राउंड मतलब सन के राउंड लगाएगा ना, है ना, तो जो प्लैनेट सन के पास होगा वही तो सबसे पहले राउंड कंप्लीट करेगा ना, है कि नहीं। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ए नंबर, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी तो सबसे पास में है कि नहीं, मर्क्यूरी पास में है। ठीक है, मर्क्यूरी पास में है, तो ऑब्वियसली मर्करी ही है। मर्करी कैसा प्लैनेट है जो जिसको स्विफ्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, मरकरी को हम लोग स्विफ्ट प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्विफ्ट प्लैनेट का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा तीव्र है ना, मतलब बहुत जल्दी अपना चक्कर कंप्लीट कर ले, अपना राउंड कंप्लीट कर ले। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता है, विच प्लैनेट इज नॉन एज द वाटरी प्लैनेट।
विच प्लैनेट इज नॉन एज द वाटरी प्लैनेट। वाटरी प्लैनेट किसे बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वाटरी प्लैनेट किस, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एक बार फोकस कर लेना, ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, है ना। वाटरी प्लैनेट किसे बोलते हैं, ठीक है। तो वाटरी प्लैनेट उसी को बोलेंगे ना जहाँ पे पानी पाया जाएगा, ज़्यादा पानी पाया जाएगा। तो अर्थ को बोलते हैं वाटरी प्लैनेट, याद रखना है। अर्थ इज ऑल्सो नॉन एज वाटरी प्लैनेट बिकॉज अर्थ के पास ज़्यादा पानी है ना, 70 to 72% पानी है अर्थ के पास, है ना, इसलिए अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। कुछ कुछ आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता चलूँगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जिस दिन आपका हिंदुस्तान ओलंपियाड हो उससे पहले मैं लाइव आकर आपको क्वेश्चंस बताऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊँ जो कि एग्जाम में आपके आ जाएं, ठीक है। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप नोटिफिकेशन मिस ना करें और वीडियो को भी मिस ना करें, है ना। अब देखिए 44th नंबर में क्या क्वेश्चन है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। यूनाइटेड नेशन आपको पता है, देखो जैसे कि बता देता हूँ एक जरा, है ना, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। वैसे हिस्ट्री पढ़ी होगी तो समझ ही गए होगे। यूनाइटेड नेशन में सारे कंट्रीज लोग आते हैं, जैसे कि इंडिया में एक पार्लियामेंट है ना, जहाँ पे सारे स्टेट के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब कोई जाके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सब जाके वहीं पे मिलते हैं ना। तो वैसे ही सारे कंट्री से कोई कोई जाके यूनाइटेड नेशन में जाके रिप्रेजेंट करता है अपनी अपनी कंट्री को, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर अलग अलग कंट्री से बहुत लोग जाते हैं और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग कंट्री से जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है यूनाइटेड नेशन का। तो ये बात आपको याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क पे है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क पर है। आपके लिए ये क्वेश्चन भी नया है और आंसर भी नया है ना। न्यूयॉर्क, ठीक है। विच इज द हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, न्यूयॉर्क, ओके। हु डिस्कवर जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर। हु डिस्कवर जीरो, हु डिस्कवर्ड जीरो, जीरो को किसने डिस्कवर किया था, जीरो को किसने ढूंढा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्यभट्ट ने ढूंढा था। किसने ढूंढा था, आर्यभट्ट ने ढूंढा था। बी नंबर आपका राइट है, आर्यभट्ट ने ढूंढा था, ठीक है। आर्यभट्ट डिस्कवर्ड जीरो। आपसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आर्यभट्ट ने क्या ढूंढा, तो जीरो को ढूंढा, ठीक है। कुछ भी क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बी केयरफुल, ठीक है। 46 नंबर देख लीजिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, कौन थी फर्स्ट इंडियन वुमन इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कौन ऐसी पहली इंडियन वुमेन थी, ठीक है। पहली ऐसी इंडियन वुमेन के बारे में बताना है, तो उनका नाम क्या था आपको ये बताना है, ठीक है। तो उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, ए नंबर आपका राइट है। विजय लक्ष्मी पंडित, ए नंबर आपका राइट है, ठीक है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा 46 नंबर का, ओके। 47 नंबर देख लेते हैं जरा, वेयर इज डेड सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज डेड सी, डेड सी कहाँ पर है। देखो डेड सी मतलब मरा हुआ सी नहीं होता है, ठीक है, ये नाम है सी का, ठीक है, डेड सी। तो यही पूछ रहा है डेड सी कहाँ पर है ना। तो डेड सी आपका इजराइल में है। कहाँ पर है, इजराइल में। डेड सी आपका इजराइल में, डेड सी आपका इजराइल में, ए नंबर आपका राइट है, ठीक है। डेड सी आपका इजराइल में है, ए नंबर आपका राइट है, ओके। 48 नंबर देख लेते हैं, विच कंट्री फ्लैग हैज़ अ मैपल लीफ। कौन सी कंट्री के फ्लैग में, झंडे में मैपल लीफ है, ठीक है। अब आप मैपल लीफ को नहीं जानते हो तो क्या जानना ये सब, है ना। तो मैपल लीफ मतलब यहाँ पूछ रहा है डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन सी कंट्री के फ्लैग में मैपल लीफ है, ठीक है। मैपल का पत्ता मतलब, है ना। मैपल देखो एक बार शायद गूगल में सर्च कर लो, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, मैपल लीफ का फोटो देखने को मिल जाएगा। मैं ऐसे अभी कैसे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो किसके झंडे पे आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो होगा जापान। जापान के फ्लैग में आपका मैपल लीफ मिल जाएगा, ठीक है। एक बार जापान का झंडा देख लेना, ठीक है, सर्च करो जापान फ्लैग, वहीं पे आप देख लो कैसे मैपल का लीफ है ना, ठीक है। तो 48 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। 48 का आपका आंसर होगा ए नंबर। देखो मैं यहाँ से आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ, एमसीक्यू को चूज करने का छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिले कि मतलब दो ऑप्शन यहाँ पर दे दिया और फिर दो ऑप्शन नीचे दे रहा है, ठीक है, मतलब सेकंड सीट में दे रहा है, सेकंड पेज में दे रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर को सॉल्व किया है, बहुत बार हिंदुस्तान ओलंपियाड भी दिया है। तो मैंने बहुत बार देखा है कि ऑप्शन जो है ना आपका ये इधर ही सही हो जाता है, मतलब इसी पेज वाले में से आपका ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन था ना, तो इसी में से कोई सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व किया, इसलिए मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ,
ठीक है, ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, बहुत चांस है ना, कि यही और दोनों में से आपका कोई ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पीछे वाला पार्ट हो, है ना। तो एक बार इस बात को ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा ट्रिक बता दिया आपको। हाँ, 49 नंबर देख लेते हैं। इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, कौन सा लेयर एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है द लेयर ऑफ एयर, हवा का लेयर ही एटमॉस्फेयर कहलाता है। या ऐसे नहीं समझो कि ऐसे समझो, द ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, अर्थ का ब्लैंकेट, अर्थ जो है ना एक ब्लैंकेट से कवर है, तो उस ब्लैंकेट का नाम है एटमॉस्फेयर, ठीक है, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सा लेयर, एटमॉस्फेयर का कौन सा लेयर डू नॉट मेट्रोस ऑकर, उसमें क्या होता है, मेट्रोस ऑकर नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है, उसमें मतलब परत नहीं उल्टते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ओके, सी नंबर होगा, हाँ, मीसोस्फेयर, आपका मीसोस्फेयर राइट आंसर है। मीसोस्फेयर होगा आपका सी नंबर, मीसोस्फेयर, ओके, मीसोस्फेयर होगा आपका सी नंबर। सी नंबर इज द राइट आंसर, मीसोस्फेयर। ओके, डू रिमेंबर मीसोस्फेयर, मीसोस्फेयर इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच डू नॉट मेट्रोज, वेयर डू नॉट मेट्रोस अकर, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका जनरल नॉलेज का, फिर हम लोग दूसरा सेक्शन देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रसिया, रसिया के पार्लियामेंट का क्या नाम है, रसिया के पार्लियामेंट का क्या नाम है। पार्लियामेंट मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले, क्या होता है पार्लियामेंट, जहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर आके बात करते हैं, डिबेट करते हैं ना, वो जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे बिल उल पास करवाया जाता है, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डुमा, डुमा, क्या होगा, डुमा, आप इसे जो भी प्रोनाउंस करते हो, DUMA, डुमा, ठीक है। ए नंबर आपका राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा रहा है कि रसिया का जो पार्लियामेंट है ना, एक रसिया में कहीं पर पार्लियामेंट होगा ना, तो उस पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो उसका नाम है डमा, ठीक है, DUMA, डमा, ठीक है। तो ये हमारा जनरल नॉलेज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो देखना तो सब कुछ है, चलो साइंस भी देख लेते हैं, ठीक है, साइंस से ही देखते हैं। चलो, जनरल नॉलेज तो कंप्लीट हो गया, आप साइंस देख लेते हैं, सेक्शन ए साइंस। ओके, देखो, साइंस और मैथ में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि मैं, आप इस वीडियो को देख लो, ठीक है, क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा ना कैसे कैसे ऑप्शन सही हो सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा ऑप्शन आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कर लो, है ना, अगर प्रैक्टिस नहीं होता है तो भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि सैम्पल पेपर मैंने बहुत बार सॉल्व किया है, पर एग्ज़ाम जब देने जाता था तो देखता था कि सैम्पल पेपर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी इससे कोई इसके जैसा क्वेश्चन नहीं आता है, इससे भी आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये आपका साइंस और मैथ में तो थोड़ा आपको दिक्कत होगा, पर बी एडजस्ट, ओके। अगर सॉल्व नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करना, मैं उसमें सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा, ओके, क्योंकि थोड़ा मतलब दिक्कत हो जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा आपको अपनी क्लास में, आप 9 में पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए, है ना। नहीं है तो फिर अब आप मुझे कमेंट करना, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप लेकिन ट्राई करना खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज, आपको कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, आपको याद करवाया गया होगा, या फिर आपने पढ़ा ही होगा, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है CA3PO4 2, है ना, मतलब आपका सी नंबर राइट है, सी नंबर राइट है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, CA3 ब्रैकेट के अंदर PO4, फिर ब्रैकेट को ऑफ करके 2, ठीक है। इसको सॉल्व करके निकाला भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको याद भी तो होना चाहिए ना ये सब एलिमेंट्स, और फिर उनकी वैलेंसी वगैरह, फिर का आप क्रॉस करके आप निकाल लोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, है ना। लेकिन उसके लिए याद तो होना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बेटर है कि आप इसे याद ही कर लो, है ना, उतना करोगे तो CA3PO4 2, ठीक है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का क्या है, फॉर्मूला है, CA3PO4 2, ठीक है, याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, मॉलिकुलर वेट ऑफ CuSO4 डॉट, देखो यहाँ पे डॉट का मतलब इंटू है, ठीक है, 5H2O, ठीक है, इज इक्वल टू, तो मॉलिकुलर वेट पूछ रहा है, ये जो आपको दिया गया है CuSO4 5H2O, ये इसका मॉलिकुलर वेट किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका जो मॉलिकुलर वेट है वो इक्वल होगा आपके 249.5 के, ए नंबर के, ए नंबर के, ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। 3 नंबर देख लो, if isotopic distribution of C12 and C14 is 98% and 2% respectively, then number C
ऑफ नंबर ऑफ सी मतलब कार्बन है ना 14 एटम्स और इन 12 ग्राम ऑफ सी इज, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। ओके, डी नंबर 1.244 इंटू 10⁻²2। ओके, देखो अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट कर देना, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बस आप लिख देना कौन सा क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको फिर कॉपी पेन में अलग से समझाऊंगा, ठीक है। ऐसे मतलब स्क्रीन में आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है, प्रॉब्लम ये है एक्चुअली, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अलग से सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, फिर आप चैनल को बस सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। 4 नंबर देख लो, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। 18 ग्राम जो है पानी है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइज्ड हो गई, ठीक है। द वेट ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड इज, तो ये हमेशा आपका 16 ग्राम रहेगा, ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा, है ना, ये तो सबको पता होता है। 16 ग्राम ऑक्सीजन की जो वेट है वो 16 ग्राम रहेगी, ठीक है। अब देख लो 5 नंबर, फाइनली अब फिजिक्स स्टार्ट हो गया। यहाँ तक तो केमिस्ट्री थी हमारी, अब फिजिक्स स्टार्ट हो गया। चलो देखते हैं क्या फिजिक्स में। वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन अ बॉल tied to a string is being whirled around in a circle is zero. Obviously it's zero. A number is the right answer. ये आपका जीरो ही होना था, ठीक है, जीरो ही होगा, ठीक है। इसका एक ट्रिक बताऊँ मैं, सर्कल है, जीरो ही लग रहा है, आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। मैं ऐसे मतलब आपको ऐसे बता दिया, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आ सकता है। अगर आपको इसका रियल कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैंने आपको ऐसे बता दिया कि सर्कल जैसे बनता है तो जीरो जैसा दिखता है, जीरो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैंने आपको बस ऐसे बता दिया याद रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है ना, इसलिए बताया, ठीक है। ऐसे इसका एक लॉजिक है, अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको नहीं लॉजिक नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा लगेगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इसके लिए बहुत चाहिए, है ना। 6 नंबर देखते हैं, महेश अप्लाइड 10 न्यूटन ऑफ फोर्स ओवर 3 मीटर इन 10 सेकेंड्स, जॉय अप्लाइड द सेम फोर्स ओवर द सेम डिस्टेंस इन 1 मिनट, हु डिड मोर वर्क। दोनों ने एक काम किया। देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ। सी नंबर राइट आंसर है, ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी नंबर है ना, सी नंबर आपका राइट आंसर है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, काम पूछा गया, वर्क पूछा गया, ठीक है, काम पूछा गया ना आपसे। तो महेश ने अप्लाई किया 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, फोर्स अप्लाई किया मतलब ताकत अप्लाई किया। फोर्स क्या है, पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स, है ना, धकेलो या खींचो उसी को तो फोर्स बोलते हैं, है ना। ओवर 3 मीटर इन 10 सेकेंड्स, ठीक है, 3 मीटर किया 10 सेकेंड में किया। जॉय, दो लड़का है यहाँ पे, ठीक है, एक महेश लड़का है और एक जॉय लड़का है, ठीक है। तो महेश का तो आपको पता चल गया। अब जॉय ने भी अप्लाई किया सेम फोर्स अप्लाई किया, मतलब उसने भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, सेम फोर्स अप्लाई किया ना। ओवर द सेम डिस्टेंस यानी कि ये भी 3 मीटर किया, ठीक है, इन 1 मिनट, लेकिन इसने 1 मिनट पे कर दिया, लेकिन जो आपका महेश है उसने 10 सेकेंड में ही किया, ठीक है। महेश ने यहाँ पर 10 सेकेंड में किया और ये अपने आपका 1 मिनट में कर दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हु डिड मोर वर्क, ज़्यादा काम किसने किया। तो देखो काम, आप इसे अलग सा लॉजिक भी लगा, फिजिक्स के हिसाब से देखोगे तो फॉर्मूला से आपका निकल जाएगा, लेकिन ऐसे देखो, काम जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, लॉजिक खुद ही लगाओ, काम जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। आप काम करो, अच्छा काम करो, खराब काम करो, मतलब आपसे काम हो रहा है ना, बस वो मैटर करता है, टाइम मैटर नहीं करता है। अगर आपसे पूछेगा कोई कौन कितना काम किया, तो काम तो पूरा कर ही रहा है ना, यहाँ काम में तो टाइम कैसे आएगा, है ना। तो दोनों तो बॉथ डिड द सेम वर्क, है ना, दोनों ने सेम काम किया, इसमें क्या गलत है ना। हु डिड मोर वर्क, ज़्यादा वर्क काम किसने किया, तो ज़्यादा काम तो दोनों ने किया ना, है ना। अलग अलग टाइम पे किया वो मानते हैं, लेकिन ज़्यादा काम तो दोनों ने किया, है ना। टाइम वो उसने 10 सेकेंड में किया, इसने आपका 1 मिनट में किया, वो तो अलग बात हो गई ना, है ना। लेकिन उसने जल्दी कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन किया तो सही। पूछा जा रहा है काम किसने ज़्यादा किया, ये थोड़ी पूछा गया कि काम कितनी जल्दी किया, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है। पूछा गया हु डिड मोर वर्क, ज़्यादा काम किसने किया, तो काम तो दोनों ने कर लिया है ना। बोथ डिड द सेम वर्क, सी नंबर राइट आंसर है। ओके ओके 7 नंबर देख लेते हैं। अ चाइल्ड ऑन अ स्केट बोर्ड आपको पता है ना, जिसमें स्केट करते हैं ना, इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ, स्पीड दिया हुआ है, आफ्टर अ फोर्स एक्ट्स ऑन द चाइल्ड, हर स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड, व्हाट
कैन यू से अबाउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन द चाइल्ड? तो कि इसका आपका करेक्ट आंसर जो है 7th नंबर का ए नंबर हो जाएगा। पॉजिटिव वर्क्स वाज डन, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओके, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क वाज डन, ओके। अब हम देखते हैं 8 नंबर। हाँ, अब यहाँ से आपको कुछ भी, आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। उधर तो आपका लॉजिक था, आप अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिक बता दिया जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, ठीक है, और समझा भी दिया 1-2 तो क्वेश्चन, है ना। सारा तो समझाना पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको कहा ही कॉपी पेन कर लेके आपको अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा, बस आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। 8 नंबर देख लो, टाइफाइड इज अ इनफेक्टियस डिजीज कॉज्ड बाय। ये जो टाइफाइड है ये किसकी वजह से कॉज होता है, मतलब क्या कारण क्या है इस टाइफाइड का, ठीक है। तो 8 नंबर का जो आपका आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होगा, ओके, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इसका राइट आंसर है, ठीक है। टाइफाइड इज एन इन्फेक्टियस डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से ही आपको टाइफाइड हो जाता है, बैक्टीरिया से बच के रहना है ना। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, कीटाणु बोलते हैं, है ना, कीटाणु बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार सुन लो। एन इंसेक्ट विच ट्रांसमिट्स अ डिजीज इज टर्म्ड एज, ऐसा इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़ा मकोड़ा, है ना, वो ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर कर देता है डिजीज को, डिजीज को, डिजीज मतलब बीमारी, बीमारी को, ठीक है, एक वर्ड में बोलूँ तो बीमारी को, ठीक है, रोग को, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, वेक्टर बोलते हैं। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने क्लास 8 में ही पढ़ा था, ठीक है, तो आपने भी पढ़ा ही होगा, ठीक, क्लास 7-8 से पढ़ाया जाता है वेक्टर। डिजीज, डिजीज को ट्रैवल कर वेक्टर बोलते हैं उसको, ठीक है। जब कोई इंसेक्ट या इंसेक्ट करती है, ट्रांसफर कर देती है अपने बीमारी को, डिजीज को, तो उसको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। याद रखना है ये सारी बातों को। व्हेन सम डिजीज ऑकर्स, जब कुछ डिजीज ऑकर करती है, होती है, आइदर द नॉर्मल फंक्शनिंग और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी चेंजेस, सच चेंजेस गिव राइज टू ऑफ डिजीज, बोथ ए एंड बी। इसका इम्पोर्टेंस भी सही है, साइंस भी सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या करेगा, है ना, बोथ ए एंड बी वाला आपका सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। बोथ ए एंड बी वाला आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें साइनोटॉम्स भी होता है, साइनोटॉम्स भी हो जाता है और साइंस भी हो जाता है, ठीक है। कुछ साइंस भी हम लोगों को मिलता है, कुछ सिम्टम्स भी मिलता है, ठीक है, दोनों कुछ मिलता है, ठीक है। साइनोटॉम्स का मतलब होता है लक्षण, साइंस का मतलब चिन्ह, है ना, लक्षण, कुछ आपको लक्षण देखने को मिलता ही है जब आपको कुछ डिजीज होता है तो, है ना, कुछ चिन्ह तो मिल ही जाता है ना, तो दोनों तो मिलता है आपको, ठीक है ना। मैथमेटिक्स वाला पार्ट देख लेते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट देख लेते हैं ठीक है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। बायोलॉजी तो मैंने बता दिया, बायोलॉजी को कुछ समझाने के लिए मतलब कुछ और रास्ता नहीं है, ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। बायोलॉजी, जनरल नॉलेज, ये सब तो इंग्लिश आपको थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों आपको समझ के करना पड़ेगा, ओके। तो 11 नंबर देखते हैं, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स लाइन ए बी, कौन सी ऐसी इक्वेशन है, ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो लाइन ए बी को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी ऐसी इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन है, आई थिंक दिस इक्वेशन को, ए बी लाइन को कौन रिप्रेजेंट कर रही है क्वेश्चन है ना, तो इसका हाँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, डी नंबर का करेक्ट आंसर है, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ओके। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इन अ रोम्बस विच इज नॉट ट्रू, देखो अब रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग, इसमें भी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है, लेकिन आपको ये सब प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। एक रोम्बस जो होता है कुछ स्क्वायर जैसा ही होता है, ठीक है, पूरा स्क्वायर नहीं होता है और उसका जैसी प्रॉपर्टी मैच भी नहीं होती है, ठीक है। इन अ रोम्बस विच इज नॉट, रोम्बस में क्या सही नहीं है आपको ये बताना है, ठीक है। 12 नंबर का यही क्वेश्चन है आपका। तो अपोजिट साइड तो इक्वल होती है रोम्बस की, कोई डाउट नहीं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल भी होती है, हाँ। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, हाँ, डायगोनल इंटरसेक्ट भी करती है। डायगोनल्स आर इक्वल, नहीं, डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होती, नहीं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होती, आपका डी नंबर राइट है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं होती। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है, सही नहीं है, तो डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं होती है, रोम्बस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना।
PQ is parallel RS, AB bisects PBD and CD bisects BDCS, ABCD is अ तो ABCD आपकी क्या हो गई, ठीक है। 13 नंबर का पे यही क्वेश्चन है, ठीक है। ABC और D, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है, ये थोड़ा रेक्टेंगल जैसा लग रहा है, नहीं रेक्टेंगल है, हाँ रेक्टेंगल है, ओके। ये आपका रेक्टेंगल है, ए नंबर आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। ए नंबर का करेक्ट आंसर आपका रेक्टेंगल है। नहीं समझ में आया, देख लो यहाँ पे, ये आपकी ए हो गया। आपके क्या पूछा गया, ABCD के बारे में पूछा गया ना, AB, ठीक है, ABCD, देख लो क्या लग रहा है आपको, खुद बता दो क्या लग रहा है। मुझे तो भैया रेक्टेंगल लग रहा है ना। करेक्ट आंसर, ओके, रेक्टेंगल करेक्ट आंसर है ए नंबर। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ओके। एंड PQRS इज अ रेक्टेंगल, PQRS रेक्टेंगल है, ओके। AP, BP, CR, DR आर द एंगल्स बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल्स B, एंगल C, एंगल D रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री देन एंगल X इज इक्वल टू, अगर एंगल A 100 डिग्री है तो एंगल X क्या होगा, ही पूछा गया ना। एंगल A कहाँ है, यहाँ पर है, ओके, और एंगल X यहाँ पर है, ओके। तो इसको तो मैं बहुत तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर 40, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है 40, ठीक है। बी नंबर 40 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 14th का आपका बी होगा, ठीक है, 40, ठीक है। 15 नंबर देख लेते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इसमें भी पैरेललोग्राम है। एंड E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC। इफ AR APE प्लस AR BPE इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर देन AR ABCD, ओके। आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ओके, 80 80 मीटर स्क्वायर होगा आपका बी नंबर, ठीक है। 80 मीटर स्क्वायर होगा आपका बी नंबर, 80 मीटर स्क्वायर होगा आपका बी नंबर, ठीक है। तो देखो मैंने तो इसको ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, इसलिए मैं आंसर बता पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको अगर सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर बस लिख देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि वहीं पर मैं आपको वीडियो भेज दूंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वहीं व्हाट्सएप चैनल पर भी बता सकता हूँ या यूट्यूब पे भी बता दूंगा डाल के, ठीक है। बस सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि अब आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है। द मीन ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन, मीन बता दो आप 11 ऑब्जर्वेशन की 50, ठीक है। 11 ऑब्जर्वेशन की मीन क्या है, 50 है। इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 49 एंड दैट ऑफ लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज 52 देन द 6th ऑब्जर्वेशन इज, तो 6th आपका ऑब्जर्वेशन बताना है, ओके। तो इट्स करेक्ट आंसर इज 56, है ना, ये नंबर 56, ओके। 17 नंबर देख लीजिए। इफ द लेंथ of the median of an equilateral triangle is √3 centimeter then its area is simple है। 17 नंबर आपका बहुत आसान है, ठीक है। ये आपका बी नंबर होगा √3 सेंटीमीटर क्यूब, बी नंबर होगा √3 सेंटीमीटर क्यूब। देखो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को भी याद रखना है, कहा था ना कि इधर वाला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये दो ऑप्शन जो आपको देगा उसके बाद अगर नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब दूसरा रो में दिया है या नीचे दिया हुआ है, तो वो सही नहीं होता है। मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व किया इसलिए आपको बताया, ठीक है। तो उसका बी नंबर राइट आंसर है, ओके। 18 नंबर देख लो, है ना, एक्सपीरियंस से बताया, ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। 18 नंबर देख लीजिए। Circumference of the base of a joker cap is pi a, okay. If its height is b, find its volume, इसका वॉल्यूम आपको बताना है, ठीक है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, हाँ सी नंबर, सी नंबर, ओके। अब 19 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा 20 के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, 20 के बाद, ठीक है। रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर इज, तो इसका करेक्ट आंसर है 4:3, 4:3। बी नंबर आपका राइट है, ओके, बी नंबर आपका राइट है, 4:3, 4:3, ओके, 4:3 बोलते हैं इसको, हाँ। 20 नंबर देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन a, 2a एंड 3a इज, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है LB प्लस बी नंबर, है ना, बी नंबर 22a, ओके। 22a स्क्वायर आपका सही है, 22a स्क्वायर आपका सही है, 22a स्क्वायर आपका सही है, ओके।
बी नंबर आपका राइट है। ओके, तो बोला था आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, वो बता देता हूँ जरा सा, ठीक है। ओके, फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वो बता देता हूँ, फिर आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। मान लो ये आपका एक मिरर है। ओके, एक मिरर है ना। एक मिरर से क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से या रिफ्लेक्शन जो बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक नॉर्मल बीच में बनाते हैं ना हम लोग, स्ट्रेट बनाते हैं, एक जरा मुझसे बना नहीं एक्चुअली, हाँ तो अब ये बना, ठीक है। ये मेरा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर नॉर्मल में एक रे इंसिडेंट होता है नॉर्मली, एक रे इंसिडेंट होता है नॉर्मली, मतलब नॉर्मल ये है और इसी में आपका इंसिडेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, तो वो आपको बताना है, वो होगा आपका 0 डिग्री, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 0 डिग्री होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस बात को खाली बस याद रख लो, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंगल आर भी 0 होगा। कब होगा, जब आपकी जो रे है वो इंसिडेंट होगी नॉर्मली, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है बहुत बार, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ओके, अब देखते हैं हम लोग। एक्चुअली लेट दिस वीडियो रिमेन टिल हियर ओनली, वी विल डू दोज लेफ्ट पार्ट्स in our part 2. Okay, actually due to the video is very long. Okay, so we are leaving this video till here only. Okay, so wait for part 2, subscribe this channel and join our WhatsApp channel. Okay.